सुबह बखैर नाजरीन, खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक गौहर। हर सुबह आपके सामने आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, देश दुनिया की खबर आपके सामने रखी जाए। न सिर्फ खबर और तज्जिया आपके सामने रखा जाए बल्कि आपकी आवाज़ को भी शामिल प्रोग्राम कराया जाए, ताकि इस प्रोग्राम को और इस आवाज़ को मज़ीद बेहतरी के साथ आपके सामने रखा जाए। यानी ये प्रोग्राम सिर्फ खबर, तजिया और तबसरा तक ही नहीं है, बल्कि आपकी आरा, आपकी तजवीज़ और आपके मामलात को भी इस प्रोग्राम में जगह मिलती है। आज भी हालात वाक़ात के साथ साथ ये तमाम मामलात हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप मुसलसल 10 बजे तक हमारे इस ट्रांसमिशन को देखते रहेंगे। और ख़बर जब हम आपके सामने रखेंगे तो सिर्फ खबर, तजिया और तबसरा नहीं रखेंगे, बल्कि खबर तह तक बताएंगे, जो गुलिस्तान न्यूज़ का हर पल आपके साथ वादा रहा है। फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर न सिर्फ खबर आप हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में देख पाते हैं, बल्कि साथ साथ लाइव ब्रॉडकास्ट भी आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर देखते हैं। इसलिए ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वो ज़रिए हैं जहां पर आपकी और हमारी और ज़्यादा दोस्ती होती है, आपकी और हमारी और ज़्यादा बेहतरी के साथ तालमेल बनता है, क्योंकि वहां पर जो कुछ आप हम तक पहुंचाते हैं वो हमें मदद करता है हमारे प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए। इसलिए जरूर वहां पर आइएगा, शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ अपनी आरा और अपनी बात जरूर रखिएगा, ताकि हम मजीद बेहतरी के साथ आपके सामने हर सुबह आ सके। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नजर डालते हैं और उसके फौरन बाद हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि आज जब 19 फरवरी है तो माजी में 19 फरवरी में क्या कुछ हो चुका है। फटाफट से चंद अहम तरीन वाक़ात रखेंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम का आगाज़ सेट फॉर्मेट जिसके मुताबिक हमें बढ़ना है। आज के दिन भी जब मुस्तकबिल में कभी 19 तारीख को लिखा जाएगा तो कई ऐसे वाक़यात हैं, कई इवेंट्स हैं जो आज दर्ज होंगे उस फहरिस्त में, लेकिन एक तवील फहरिस्त से चंद अहम वाक़यात जो हमने मुनासिब समझा, कम वक्त ज़्यादा मालूमात, हमारी तरजीह और हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। 1986 दिन आज का था जब दिल्ली में पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर कंप्यूटराइज्ड रेलवे टिकट रिजर्वेशन का आगाज हुआ। तारीख 19 फरवरी की थी। इसके 4 बरस बाद 1990 में रूसी खलाई गाड़ी सोइजुन TM-9 जमीन पर वापस आज के दिन लौटी। दिन आज का था 1997 में चीन के रहनुमा जिया विपिंग का 93 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और कहा जाता है कि चीन में जदीदियत के दौर की तरफ काम करने या उसकी तरफ बढ़ने का कलीदी किरदार इनका रहा है। 2012 में मेक्सिको की एक जेल के अंदर 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ, 44 कैदी मारे गए। 1959 में बरतानिया, तुर्की, मौजूदा वक्त में जिसको आप तुर्किया कहते हैं, और यूनान ने आज ही के दिन किब्रस की आज़ादी के मुआहदे पर दस्तखत किए। साल 1944 दिन आज का बरतानिया को आज ही के दिन लड़ाकू तैयारों ने नो बर्लिन पर बमबारी की। 19 फरवरी 1959 में अफ्रीकी मुल्क गैबून, जहां पर आज के दिन आईन इख्तियार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम होगा, आज ये प्लेज ली गई। 1963 में सोवियत यूनियन ने क्यूबा से अपनी ज्यादातर अफवाज वापस लाने पर इत्तफाक कर लिया। साल 1920 दिन आज का जब हॉलैंड, या जिसको डच कहते हैं, उसने लीग ऑफ नेशंस में शमूलियत इख्तियार की, फरवरी की 19 तारीख को। और आज सरकारी सतह पर प्रोग्राम भी होता है। 1389 में दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक दोम का आज के दिन कत्ल हुआ। तारीख बताती है 1895 में आज ही के दिन नवल किशोर प्रेस और बुक डिपो के बानी मुंशी नवल किशोर का इंतकाल आज के दिन हुआ। 1915 में महात्मा गांधी के सियासी गुरु और मुमताज मुजाहिद आज़ादी गोपाल कृष्ण गोखले का भी इंतकाल हुआ है। आज उनकी भी बरसी है, उनकी खिदमात को भी याद किया जा रहा है। तो ये चंद वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे और आज खेल के मैदान से, मशरक़ी वस्ता से, यूरोप, अमेरिका और सेंट्रल एशिया से बड़ी खबरें। प्रोग्राम की शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक ही होगी, लेकिन पहले बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ चलेंगे और उसके बाद एक एक करके मकामी सतह की या नेशनल लेवल की जो भी खबरें आज सुर्खियों में है सियासी सलामती के एतबार से, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इब्तिदा जम्मू कश्मीर की एक खबर जिसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। इशफाक,
चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और बात जरा पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने करारदाद सामने रखी है और उस करारदाद के मतन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि क्या कुछ करारदाद में कहा गया है और क्या ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कोई करारदाद सामने रखी है। तो जरा खबर को देखिएगा और खबर यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक और करारदाद सामने रखी गई और उस करारदाद को बइत्तेफाक राय से मंजूर भी किया गया है। और पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने जो करारदाद बराए जम्मू कश्मीर पेश की थी उसमें भारत को इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत सरकार अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दीरीना मसले को हल करे। वजीर बराए कश्मीर अफेयर्स आमिर मुकीम की तरफ से करारदाद को ऐवान के सामने रखा गया था, जिस पर तकरीबन 70 के आसपास मेंबरान की तरफ से बात रखी गई है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सब ने अपनी अपनी बात जरूर रखी, ताहम भारत की पॉलिसी, भारत की खारिजिया पॉलिसी और इक्तिसादी मामलात पर भी पाकिस्तान के इस हॉल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो ज़बरदस्त बहस हुई है और ये साफ कर दिया है कि जीडीपी के लेवल पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। उन तमाम मामलात का जहाँ जिक्र हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने कल एक और करारदाद पास की है, जिसमें भारत से मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी की जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस्तिस्वाब राय अम्मा के जरिए से मसले का हल ढूंढने का मौका दिया जाए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर कल करारदाद पेश की गई थी, जिसको बाद में तकरीबन 1.5 घंटे की बहस तमीज़ के बाद पास भी किया गया है और वजीर बराए कश्मीर अफेयर्स की तरफ से इस करारदाद को सामने रखा गया है। पाकिस्तानी ज़राया ब्लॉग और मीडिया के मुताबिक लगातार इस तरीके की करारदादें पेश की जा रही है ताकि आलमी दुनिया की तवज्जो जम्मू कश्मीर की ओर मबजूल कराई जाए। 5 अगस्त 2019 के फैसले का भी जो है वो मुखालफत की गई है और साफ ये कर दिया गया है कि भारत पाकिस्तान दोस्ती तब तक मुमकिन नहीं है जब तक दीरीना मसाइल का, दीरीना मामलात का पायदार हल न निकाला जाए। एक तरफ से यह चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ से खबर को जरा और खंगालिएगा तो हर साल आप देखेंगे माही फरवरी के अंदर इस तरीके की करारदादें आ रही है और पिछले 3-4 सालों से लगातार पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की करारदादें आई हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन का मानना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इन दिनों इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए यहाँ की करारदाद क्या कुछ मायने रखेगी वो सबके सामने आया बयान है। क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार पाकिस्तान अगर जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू भी कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और बाहर, इस पर ज़्यादा तवज्जो मबज़ूल नहीं की जाती है क्योंकि जमहूरियत की जड़ें मजबूत नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए बात वहाँ से कोई इस तरीके की हो इस पर शायद दुनिया की कोई भी ताकत इस वक्त कान नहीं धरेगी। एक तरफ से ये चल रहा है और दूसरी तरफ से पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स को जब आप खंगालेंगे तो मिन वही करारदादें पेश की गई जो इमरान खान साहब की टेन्योर में पेश की गई है, जनरल मुशर्रफ की टेन्योर में जो पेश की गई और आज शहबाज शरीफ के टेन्योर में भी उसी करारदाद को मिन पेश किया गया है। ज़्यादा कोई उसमें ऊपर नीचे नहीं किया गया है, ये पाकिस्तानी रिपोर्ट्स और पाकिस्तानी ज़राया ब्लॉग कह रहा है। तो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर करारदाद पेश की गई कौमी असम्बली के अंदर, जिसे कल पास भी किया गया है। ताहम मुबस्सिरीन और मामलात के जानकार जो है वो इससे ज़्यादा कोई बड़ी मस्बत पहल नहीं मानते और भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, अंदरूनी मामला है और इसमें बैरूनी मुदाखलत की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर बात होगी तो वो अब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की होगी क्योंकि वो इलाका जात जो है वो गैर कानूनी तौर पर अभी भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। तो ये थी जनाब एक बात, लेकिन फटाफट से एक और बैनुल-अक़वामी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं इजराइल और हमास की। और हमास की तरफ से एक और पहल की गई है जहां कैदियों की रिहाई के हवाले से यकीन दहानी कराई गई है, वहीं पर उन कैदियों, उन लाशों को भी वापस किया गया जो कैदी अभी या यरगमाली अभी भी हमास के पास थे और हमास की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि रवा हफ्ते 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर देंगे। हमास जहां 4 यरगमालियों की लाशें दे रहा है वहीं पर मजीद
कुछ लोगों की रिहाई के भी इशारे जो है वो साफ मिले हैं। और इस तरीके से इंटरनेशनल रेड क्रॉस और वो तमाम इदारा जात जो इसके बीच में मीडिएशन का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि ये जो मामला चल रहा है ये बहुत जल्द हल हो सकता है। आप सबको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को एक हमला हुआ था और 239 ऐसे शहरी जो इजराइल के थे लेकिन हमास के लड़ाकों को अपने साथ लेकर चले गए थे, यरगमाल बना लिया था और अपने साथ लेने के बाद एक नई किस्म की जंग छिड़ी जिसने तबाही मचाई, 50,000 से ज्यादा अमवात हुई और उन लोगों की एक दूसरे के मुल्क में या अपने घरों तक वापसी कैसे होगी। सीज फायर मुआहदा होते होते 15 महीने और 18 दिन का वक्त लग गया। उस मुआहदे के मुताबिक काम जारी है। 42 दिनों का जो सीज फायर है उसको बढ़ाने की भी कोशिशें जारी हैं। डेलीगेशंस मुलाकी हो रहे हैं और इस दरमियान हमास ने यह ऐलान कर दिया है कि 27 फरवरी को उन यरगमालियों में से जिनकी 4 की मौत हो गई थी, कुल मिलाकर जो लोग अपने साथ उनने रखे थे, 4 की लाशें वापस की जाएंगी और इसके बदले 100 से ज्यादा जो फलस्तीनी हैं उनको मुख्तलिफ जेलों से जो कई उम्र कैद की सजाएं काट रहे थे उनको वापस लिया जाएगा। ये एग्रीमेंट के मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं जिसका ऐलान कर दिया गया है। 7 अक्टूबर के बाद गजा से गिरफ्तार किए गए तमाम खवातीन और बच्चों को हमास रिहा करेगा, जो बाज़ाब्ता तौर पर उसने पहले से ऐलान कर रखा है। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखेंगे चीजें थोड़ी बेहतर भी हो रही हैं, मगर दूसरी तरफ जहां गजा को लेकर हम देख रहे हैं कई तरह के प्लान्स और बातें की जा रही हैं जिसमें सदर ट्रंप और उनके बाकी साथी आगे हैं, इस पर काफी ज्यादा सवालात हैं। बहरहाल ये तो एक बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब गजा के अंदर आगे क्या होगा। एक और खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। गजा की जब बात हो रही है तो गजा प्लान जो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया या आप कह सकते हैं दुनिया के सामने रखा गया, उस प्लान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। मशरक़ वस्ता हो, यूरोप हो, बरतानिया हो, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से भी जो राय आ रही है उसमें हम फर्क देख रहे हैं। और गजा के अंदर जो अज़सर नौ तामीर करने का मंसूबा था या तजवीज़ थी ट्रंप की, उसको मुस्तरद करते हुए 5 मुस्लिम ममालिक एक साथ आए, जिनमें इजिप्ट या मिस्र सबसे आगे है, जिनने कहा कि खुद गजा की दोबारा तामीर कर लेंगे। काम करने में तकरीबन 5 साल का तवील अरसा गुजर सकता है, 5 साल लग सकते हैं, लेकिन काम उनकी जानिब से किया जाएगा। ट्रंप ने जो गजा को टेक ओवर करने की या गजा को संभालने की, गजा में नए सिरे से काम शुरू करने और उसके बाद मुलाजमतें पैदा करने जैसे दावे किए थे वॉशिंगटन के अंदर बैठकर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, उस पर रद्द-ए-अमल आया है और कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के हवाले से जो पेश की गई तजवीज़ थी उसके खिलाफ 5 मुस्लिम ममालिक ने मुखालफत शुरू की। मिस्र की सरबराही में मुस्लिम ममालिक ने फैसला किया है कि गजा की जो बाज़ाबातकारी है वो खुद ही की जाएगी और गजा की बाज़ाबातकारी के हवाले से तजवीज़ भी तैयार कर ली गई है। इस तरह की खबरें हैं। फरवरी महीने के आखिर में इस तजवीज़ को आखिरी शक्ल दी जाएगी और मीडिया, जो मकामी मीडिया है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कतर के सामने ये जो तजवीज़ है पेश की जाएगी और मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, कतर और मिस्र मिलकर इस तजवीज़ के मुताबिक काम करेंगे। इसको मंजूरी मिल जाएगी और फ़लस्तीन के साथ बातचीत करके इस तजवीज़ पर अमल दरामद होगा। तो 5 मुख्तलिफ मालिक ने यह फैसला किया है कि अमेरिका की जानिब से जो भी बयानात हैं वो अपनी जगह, लेकिन 5 साल का अरसा लेकर अज़सर नौ तामीर गजा की हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किया जाए। अब सबकी नजरें 5 मुख्तलिफ ममालिक पर रहेंगी। भारत पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही थी। आज से एक और बड़े और मेजर इवेंट पर सबकी नजरें हैं और वह है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ऑफिशियली आगाज आज दोपहर 2:30 बजे से हो रहा है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के 4 बड़े स्टेडियम्स, जिनमें नेशनल स्टेडियम कराची है, रावलपिंडी है, लाहौर है और इसके अलावा दुबई, जहां पर भारत पाकिस्तान के जितने भी भारत के मुकाबले हैं वो आज से शुरू होने जा रहे हैं और कल भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश के साथ होगा। जबकि आज जब ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इन सब के बीच में कई तरह के खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात भी देखने को मिले हैं। भारत पाकिस्तान की बिल्कुल बनती नहीं। भारत ने पाकिस्तान दौरे से इनकार किया। पाकिस्तान ने भी हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक काम होगा। ये सारी चीज़ें सामने आई, जहां एक नई किस्म की कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के अंदर खड़ी हुई कि 8 ममालिक जो कि इन 4 वेन्यूज़ पर मैचेस खेलेंगे। ये टॉप की 8 टीम है, जिनमें भारत पाकिस्तान का मैच है जिसकी टिकटें 23 फरवरी को चूंकि मैच होना है
आज की जानकारी के मुताबिक 47 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर टिकटें सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर बिक गई हैं। और आज जब मुकाबला हो रहा है 23 फरवरी को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जहां पर प्रैक्टिस सेशन दोनों तरफ से चल रहे हैं और कल बांग्लादेश वर्सेस इंडिया मैच है। लेकिन आज जब मैच की शुरुआत होने जा रही है, नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर मुकाबला होगा, मगर स्टेडियम के आसपास भारत का परचम गायब होने पर भी पाकिस्तानी हुकाम, बिलखुसूस पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन मोहसिन नकवी या उनके साथ बाकी काम करने वाले जिम्मेदारान को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। अगरचे खबरें यह है, मकामी मीडिया तस्दीक कर रहा है कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, लाहौर, रावलपिंडी और कराची में जहां मुकाबले होने हैं, बाहर मैदान से बाहर होर्डिंग्स नजर आएंगी आपको। अलग अलग जगहों पर, रास्तों पर कप्तान की तस्वीरें लगी हुई नजर आएंगी, जिनमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों के नाम और तस्वीरें मेंशन हैं। लेकिन चूंकि एक ऑफिशियल तरीकाकार होता है आईसीसी के परचम के साथ मुख्तलिफ ममालिक का, होस्ट नेशन प्लस जो बाकी लोग जो इस टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं, सबका झंडा, सबके फ्लैग्स लगाए जाते हैं, जिससे भारत का फ्लैग गायब है, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी बनी। इन सब के बीच में आज इस इवेंट की जब शुरुआत हो रही है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बड़े टेलीविजन चैनल्स, बड़े नेटवर्क्स जो पूरी दुनिया के अंदर कवर करेंगे। पहला मुकाबला दोपहर 2:30 बजे आज, कल भी 2:30 बजे, लेकिन आज कराची, और कल का मुकाबला दुबई में, जहां भारत अपनी कैंपेन की शुरुआत रोहित शर्मा की कप्तानी में करेगा। फिर सबकी नजरें एतवार के रोज 23 फरवरी पर रहेंगी। दोपहर 2:30 बजे का वक्त होगा। भारत और पाकिस्तान छठी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने होंगे। चलिए जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो हम आपको बताते चले कि हम आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ ऑफलाइन और इनलाइन हो रहा है। और आसिफ और साहिल केरनी आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे सोशल मीडिया पर कि क्या कुछ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हो रहा है, जो आज से बाज़ाब्ता तौर पर टेक ऑफ हो रहा है। लेकिन सबकी नजरें 23 फरवरी पर रहेंगी, जहां पर भारत और पाकिस्तान रिवायती तौर पर आमने सामने होगा। पाकिस्तान नहीं बल्कि दुबई में ये मैच खेला जाएगा और इस ज़मन में तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। बात ज़रा दारुल दिल्ली की भी करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर मेहमान हैं और मेहमान के साथ रात देर गए मुज़ाकरात और मामला तय पाए गए हैं। और मुज़ाकरात और मामला तय पाने के बाद वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल साइट पर बयान जारी करते हुए कहा कि बड़े भाई के साथ मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान कुछ अहम तरीन मामलात को तय पाया गया है। याद रखिएगा कि कतर के अमीर भारत के दौरे पर है और रात देर गए वजीर आजम की तरफ से ऑफिशियल जो इन्विटेशन था उसके मुताबिक मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया गया। कतरी अमीर के साथ मुलाकात हुई और कल की मुलाकात के बाद कुछ अहम तरीन दस्तावेजात पर दस्तखत भी किए गए, कुछ MOUs जो हैं वो साइन किए गए। आपकी टीवी चैनल पर दोनों तस्वीरें हैं कि जब कतरी अमीर और वजीर आजम बैठे हुए थे और इस बीच मुख्तलिफ पड़ावों पर मुख्तलिफ मामलात को लेकर तबादले ख्याल भी हुआ है और कुछ अहम तरीन दस्तावेजात MOUs पर जो वो साइन हुआ है। कतर का सिर्फ अमीर यहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि कतर के कुछ वज़रा भी है और उसके साथ साथ कुछ अहम तरीन जो बिजनेस होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने कल जब डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस को आगे बढ़ाया तो शाम होते हुए दस्तखत भी किए गए, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर कतर के अमीर शेख तमीम का शुक्रिया भी अदा किया और यह कहा कि कतर की लीडरशिप जिस तरीके से इन दिनों बुलंदियों को छू रही है, उन्हें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भारत और कतर एक साथ मिलते हुए न सिर्फ इकोनॉमिक टाइज में आगे बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, बल्कि दीगर मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तस्वीरें रात देर गए की है, वज़ीर आज़म के साथ आला सतही इजलास हुआ था, जिसके बाद सदर हिंद के साथ भी मुलाकात रात देर गए हो चुकी है। मुख्तलिफ शोबों में कैसे दोनों मालिक मिलकर काम करेंगे, जिसमें मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, मनसुख मांडविया और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी मौजूद थे। और सरमायाकारी टेक्नोलॉजी के शोबों में काम होगा। मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाकायदा शक्ल दी जाएगी, इस ताल्लुक से बात हुई। और इतलात के मुताबिक दोनों लीडरान के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर दोनों मालिक तिजारत, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी के शोबों में काम करेंगे। एक छोटी सी ब्रीफिंग जो इस दौरे के खत्म होने के साथ साथ भारत सरकार की तरफ से दी गई कि कौन से ऐसे मामलात थे जिन पर खुसूसी तवज्जो दी गई, और न्यूज कॉन्फ्रेंस में इसकी तस्दीक की। Just a while ago, the Prime Minister held bilateral talks with His Highness the Amir at Hyderabad House. Both leaders recalled the historic trade linkages, deep-rooted people-to-people ties, and robust bilateral relations between both the countries. They expressed the desire for further expanding and deepening of
the multifaceted relationship between the two countries. Both sides have today agreed to elevate the relationship to a strategic partnership, and India and Qatar have signed an agreement in this regard today. Trade, investment, and energy were among the major topics of discussion between the two leaders today. The trade today between India and Qatar is about $14 billion annually. Both sides have agreed to set a target to double this in the next 5 years. Qatar is also an important partner for investments in India. The Qatar's sovereign wealth fund, the Qatar Investment Authority, currently has about चले वजीर दफ्तर खारजा की तरफ से भी तफसीलात फराम की गई है कि किस तरीके से दोनों मुल्क आपस में एक साथ बढ़कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जरा बात कतर के बाद अमेरिका की भी करते हैं, जहां रात देर गए इलॉन मस्क की तरफ से जो तजवीज़ें रखी गई थी उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए हैं, और उस दस्तखत के बाद भारत को मिलने वाली एड पर भी बड़ा सवाल उठ चुका है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की वजाहत कर दी कि भारत को 21 मिलियन मिलने वाली इमदाद नहीं मिलेगी अब, और ये साफ कर दिया कि हम भारत को 21 मिलियन इमदाद क्यों दे। 21 मिलियन डॉलर की इमदाद कल रोक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर कल दस्तखत इस पर किए हैं, और इलॉन मस्क की तरफ से जो डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने मुख्तलिफ मामलात में फंड्स को रोकने की बात कही गई थी, और वो कुल मिलाकर 723 मिलियन डॉलर जो फॉरेन फंड देना था, जो मुख्तलिफ एड्स देने थे, मुख्तलिफ मदों में एड मुख्तलिफ रियासतों को मुख्तलिफ शोबों के अंदर जाना था, वो तकरीबन 723 मिलियन US डॉलर्स पर जो रोक लगाने की बात कही गई थी, उसको फेज वाइज मैनर में डोनाल्ड ट्रंप जो वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और कल जब एक सिग्नेचर हुआ एक ऑर्डर पर, तो उस ऑर्डर की वजह से 21 मिलियन डॉलर जो एड मिलना था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जम्मू कश्मीर भारत सरकार को, वो फिलहाल रोक दी गई है। ताहम जहां एक तरफ से इलॉन मस्क की सिफारिश पर ये तमाम एड रोक दिए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि उनके लिए भारत के वजीर आज़म के लिए बेहद मोहब्बत है और बेहद इज्जत है, लेकिन मुल्की सलामती और दीगर मामलात को लेते हुए ये 21 मिलियन US डॉलर्स की जो इमदाद थी, इसे फिलहाल रोक दिया गया है। DOEG की तरफ से जो 16 फरवरी को अनाउंस किया गया था, उसी के तहत ये कैंसिलेशन कर दी गई है। फाइनेंशियल सपोर्ट मुख्तलिफ मदों के तहत जाता था, और इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग CEPPS एक मद था जिसके तहत वोटर टर्नओवर को मजीद बढ़ाने के लिए इमदाद दी जाती थी। वो इमदाद और एफर्ट्स जो भारत के अंदर थे, उस पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि जो कैंसिल किया गया जी 21 मिलियन डॉलर, ये इंटर्न सपोर्ट था जी टर्नओवर के लिए बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ खदशात और सवालात थे। फाइनली ये 21 मिलियन डॉलर जो है वो नहीं आएंगे अब, और इसका ऐलान कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। जहां एक तरफ से 21 मिलियन डॉलर पर रोक लगा दी, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आज़म की मदासराई भी की है, तारीफें भी की है, और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इज्जत करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात भी देते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे इंसान हैं वो। कल उनकी तरफ से ये बात कही गई। ताहम 21 मिलियन US डॉलर की जो इमदाद थी वो फिलहाल रोक दी गई है। ये एक अहम और बड़ी खबर। अब आते हैं जी खबरों के सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 9 बज रहे हैं और मुझे कहा जा रहा कि एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे क्या सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ठीक ठाक है। एक बड़ा सवाल है, यह सवाल क्यों पैदा होता है, बताएंगे आपको इस सवाल के बारे में। फिर आपको यह भी बताएंगे चिल्ले कलान भी चला गया, चिल्ले खुर्द भी चला गया, और तीसरे चिल्ले की आमद है, लेकिन महकमे मौसमियात ने क्या कोई सौगात हमें सुनाने की बात कही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और मामलात और खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, पल पल का अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर हो।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं, लेकिन ज़रा सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हो जाए। इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर सबकी नज़रें बजट सेशन शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली पर हैं। हुकूमती सतह पर इक़दामात हो रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, डेलीब्रेशन या मुशावरत का सिलसिला चल रहा है। लेकिन दो बड़ी इलाकाई जमातें हैं जो एक दूसरे को मुसलसल हदफ तनकीद बना रही हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जहां आमने सामने हैं, वहीं पर कुछ आवाज़ें ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से उठ रही हैं जो शायद पॉलिसी या किए गए वादों पर खुद सवालात उठाती हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से आप सब ने देखा और सुना होगा, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रुकन हैं, साबिक वजीर हैं, मौजूदा रुकन पार्लियामेंट है और अच्छा खासा कद उनका न सिर्फ पार्टी में बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस हिसाब से चल रही है, जो ताज़ा उनका बयान आया है, शायद उस पर कहीं ना कहीं इशफाकुर ने सवालिया निशान लगाया है। बिल्कुल, बात जरा आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की करते हैं जो नई दिल्ली के अंदर है। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, लेकिन कल एक खबर सा इदारे के साथ गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के बाद एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये सवाल हमने अपने कॉन्क्लेव में भी उमर अब्दुल्ला से पूछा था और उन्होंने हंसते हंसते इस चीज़ का जवाब दिया था कि देखिए जनाब, अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता तो मेरे डिप्टी CM साहब और मेरे एडवाइज़र साहब 3 घंटे आगा साहब के घर में क्या करते हैं, चाय पी रहे हैं, डैट मीन्स ऑल इज़ वेल, हम एक ही पेज पर है। लेकिन कल जो बयान आया है उसके बाद सियासी मुबस्सिरीन ये मान रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आगा सैयद रूहुल्लाह एक बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आगा रूहुल्लाह का मानना है कि उनका जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स है, जो नज़रियाती कमिटमेंट्स हैं, उस पर किसी भी कीमत पर कायम रहना होगा। यानी 5 अगस्त सन 2019 के फैसले की मुखालफत किसी भी कीमत पर सरकार को करनी होगी, पार्टी को करनी होगी। ये खुलकर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आप बीच का या मिडल रोल लेकर नहीं चल सकते हैं, मॉडरेट रो पे नहीं चल सकते, इससे नुकसान होगा। इफ वी डोंट फुलफिल आवर प्रॉमिस, अगर हमने अपने वादे पूरे नहीं किए तो हमें लोग अकाउंटेबल ठहराएंगे और जब वो मामला आएगा, जब वो दिन आएगा, तो हालात हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी अबतर हो सकती है। यहां तक तो एक बात थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला के दिए गए बयान को हदफ तनकीद बनाया, जिसके बाद सियासी मुबस्सिरीन मान रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह जो बात बता रही हैं ये ज़मीनी सूरत हाल को देखते हुए बता रही हैं और उमर साहब की जो बात है वो सियासी तौर पर भी सही हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है उन्होंने अपनी बात बता दी। लेकिन आगा सैयद रूहुल्लाह का मानना है कि चुलाई कलान में अगर धूप निकले, ये किसी भी तरीके से रहमत नहीं है बल्कि जहमत है, ये ब्लेसिंग नहीं है और ये खुदा की तरफ से सज़ा है। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ने प्राइम मिनिस्टर के सामने ये कहा कि शदीद सर्दी में धूप निकल आई है, हम खुश हैं, ये दरअसल उन्हें समझ लेना चाहिए कि सूरत हाल क्या कुछ है। कहीं यही बयान हमारे लिए कल वबाल जान न बन जाए, ये आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब का मानना है। तो सोनमर्ग के दौरान जनवरी में जो वज़ीर आज़म साहब आए थे तो वज़ीर आला साहब ने बयान दिया, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। फिर कहा कि अगर हम महबूबा मुफ्ती के टॉफ़ी और मिल्क वाले, दूध और टॉफ़ी वाले बयान को हदफ तनकीद बना रहे हैं तो यहाँ पर भी बयान कोई ज़्यादा मीठा नहीं है, लाइन सेम है और कल हमें भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स इस चीज़ पर हदफ तनकीद बना सकते हैं। तो ये जो लाइन खिंच रही है आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब की, ये कहीं ना कहीं इनर सर्कल्स में माना जा रहा है कि शायद पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग है, या आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी नौजवान है और जिस तरीके से कैंपेन में उन्होंने वादे लोगों से किए वो शायद 3-4 महीने पूरा होने के बाद भी कहीं पर अभी लाइट ऑफ रे उन्हें दिख नहीं रही है। स्टेटहुड का भी मामला अटका हुआ है और फिर आगा रूहुल्लाह मेहदी का मानना था कि मैं स्टेटहुड के लिए लड़ ही नहीं रहा हूँ जी, मैं 5 अगस्त के फैसले को कलदम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आगा रूहुल्लाह एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है। देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तमाम मामला को और आगा सैयद के इस बयान को किस तरीके से देखती है। वी विल वेट कि उमर अब्दुल्ला और आगा साहब के बीच में जो बातें चल रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं, अगरचे उमर अब्दुल्ला ने इसको काफ़ी डाउन प्ले भी कई बार करने की कोशिश की गई, लेकिन आगा रूहुल्लाह मेहदी जब भी बयान करते हैं तो माजी, हाल और मुस्तकबिल को मिलाकर जब वो बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बड़ी खबर बनती हुई भी नजर आ रही है। चलिए, एक तरफ की बात थी, लेकिन बात अब जरा
मौसम के हवाले से भी कर लेते हैं। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर खुश्क साली है और जम्मू कश्मीर लद्दाख भी मुतासिर हुए हैं। सूरत हाल क्या है वो आपके सामने गुज़श्ता दिनों प्रोग्राम्स में, डिबेट्स में, डिस्कशंस में आप तक पहुँचाई या सूरत हाल की अक्कासी की। लेकिन शायद आइंदा कुछ घंटों के दौरान, जो कल से हम मुसलसल कह रहे थे कि बर्फ़ पड़ेगी या बर्फ़बारी की खबरें मौसूल होंगी, अभी तक बहुत कम इलाकों में ऐसा देखने को मिला। और खुश्क साली से या सर्दियों के दौरान जो गर्मी का एहसास हो रहा है, उसने आबी वसाइल को बुरी तरह मुतासिर किया है। मौजूदा सूरत हाल पर ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो असरअंदाज हो रही है और अब बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में ये मामला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मुतलका हुकाम की जानिब से उठाया गया है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि जो आबी वसाइल हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए। जब माहिरीन की राय इसमें ली जाती है तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जिस हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बुरी तरीके से पूरे ख़ित्ते को, वसाइल को, बिलखुसूस जो कुदरती वसाइल थे उनको तबाह कर रही है, मुतासिर कर रहे हैं और इसीलिए वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी और मौसर पॉलिसी हो, इस बात की ज़रूरत है। मारूफ अर्थ साइंटिस्ट और वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर शकील रमशू भी मौजूदा सूरत हाल को इस तरीके से बता रहे हैं, सूरत हाल का मुशाहिदा करते हुए कह रहे हैं कि सरमा के दौरान कम बर्फबारी इसने वादी कश्मीर हो या जम्मू हो, खित्ते को मजीद 5 से 7 साल पीछे धकेल दिया है और आबी वसाइल जिस हिसाब से ख़त्म हो रहे हैं, आबी ज़राए सुकड़ रहे हैं, नदी नालों पर इसके जो असरात पड़े हैं वो तो होना ही था। उनके मुताबिक ये सूरत हाल पहले से थी और पिछले 5 सालों के दौरान जो बर्फबारी मामूल से भी कम हुई है, बारिशें भी कम हुई हैं, वो और पीछे लेकर जा रही है। और जब ऑलरेडी हम विंटर सीजन में थे तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि 80 से 82 और 83% के आसपास बारिशें कम हुई हैं। ख़ासतौर से जन और फेब में भी यही सूरत हाल रही। दिसंबर पहले की तो बात ही छोड़िएगा, जनवरी में एक जो हमारे सामने एक स्नो स्पेल गुजरा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उस स्पेल के अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल रही, और ये कमेंट्स कब आ रहे हैं, जब इसी प्रोग्राम में हमने आपके सामने रिपोर्ट रखी थी कि अच्छा बल के अंदर तारीखी मुगल गार्डन ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर जो आबशार था या जो वाटर रिसोर्स था वो ख़त्म हो गया और इस तरीके से जहाँ 2400 घंटे एक तरह से या आप कह लीजिए कि 12 महीने रौनकें लगती रहती थी, वो इस वक्त वीरानी में वो बाग तब्दील हो गया, जिस पर शदीद गमो गुस्से का पॉलिसी के हवाले से भी इजहार किया जा रहा और दूसरी तरफ कुदरत की मार पर अपने अपने हिसाब से तबसरा हो रहा है। इन सब के बीच में इस मामले को इतलात के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, जो ताख़ीर से हुआ, और माहिरीन जिनमें प्रोफेसर रमशू भी शामिल हैं, वादी कश्मीर से ताल्लुक़ है, जिग्राफियाई एतबार से सूरत हाल को बहुत बारीकी से समझते हैं, वो बताते हैं कि वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लेकिन एक मौसर पॉलिसी हो जिस पर हुकूमती इदारे या मुतलकीन या जिम्मेदारान सख्ती से अमल दरामद करें, तभी मुमकिन है कि जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म हुआ, लेकिन जो बचा है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी किया जा सकता है। तो जनाब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अब जाएंगी, वो देखेंगी, और चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर जनरल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से कहा कि वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से रिक्वेस्ट करें, वो आकर ये देखें कि आखिर ये आबी पनाहगाहें जो हमारी थी, जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर था, ये सूखे क्यों है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। अब वो रिपोर्ट सामने आएगी और लगातार सूरत हाल ये है कि जहलिम की सतह दिख रही है, अच्छा बल आपका सूख गया है, त्राल के अंदर 5 से 6 चश्मे मुकम्मल तौर पर सूख गए हैं, और इसी तरीके की इतलात पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग से भी आना शुरू हो गई है। नॉर्थ कश्मीर की सूरत हाल भी ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है। लेकिन बात ज़रा मौसम के मिजाज की हो रही है, तो आपको यह भी बताते चले कि चिले खुर्द कल से शुरू हो रहा है, यानी 2 बड़े चिले, चिले कलान और उसके बाद चिल बच्चा, जो कश्मीर के अंदर बड़े माने जाते हैं 40 दिन और 20 दिन, ये बिना किसी बारिश के, बिना किसी बर्फबारी के निकल चुके हैं। और जब ये निकल चुके हैं तो अब आखिरी 10 दिन हमारे पास है जहां पर ये तवक्को की जा रही है कि बारिशें हल्की से हो सकती हैं और हल्की सी बर्फबारी भी हो सकती है। और इतलात के मुताबिक जो कल से शुरू होने वाला है
10 दिन का चिलबच्चा, उसमें ये माना जा रहा है कि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो आज बाद दोपहर से दिखेंगी। अफगानिस्तान से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर होगा और सीधे ये कुपवारा, टंगडार, केरन से होते हुए सूबा कश्मीर के श्रीनगर तक पहुंचेंगी, जिसके बाद जम्मू सूबे तक भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। इधर डोडा, कश्तवाड़, पुंछ, रजौरी के अंदर भी आज हल्की से दरमियाना दर्जे की कुछ इलाकों के अंदर बारिशों का इम्कान है और कुछ इलाकों के अंदर हल्की सी बर्फबारी का भी इम्कान लगाया जा रहा है। इस बीच जब हम मौसम के मिजाज की बात आपको बता रहे हैं तो करना, केरन, टंगडार, टीटवाल जाने के रास्ते 6 से 8 माह के लिए बंद होते थे। इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती थी कोई जा ही नहीं पाता था। सिर्फ आर्मी की जो सहूलियात थी, चॉपर सहूलियातें थी, उसको लेकर ही इंसान वहाँ पर पहुँच सकता था। लेकिन अब की बार 12 महीने मुसलसल रास्ता अभी तक खुला हुआ है। यानी जो रास्ता दिसंबर में बंद होता था वो सिर्फ चंद दिनों के लिए बंद हुआ, फिर खुला, उसके बाद लगातार कंटिन्यू चल रहा है। डेट मीन्स कि जिन बालाई इलाकों के अंदर आप 8 से 10 फीट की बर्फबारी रिकॉर्ड करते थे पहाड़ों पर, वहाँ वो हुई नहीं है, जो इंतहाई खतरनाक और अलार्मिंग ट्रेंड इस वक्त बना हुआ है। चलिए, ये तो एक तरफ की बात थी। जब मौसमियात के हवाले से बात हो रही है तो ज़रा वादी कश्मीर या खित्ते की बात फिर से कर लेते हैं। और एक और एतबार से, चूँकि कुछ सर्वेज भी हो रहे हैं, मौसम मुकम्मल तौर पर करवट नहीं ले रहा है, या फिर 20 और 21 तारीख के आसपास कहा गया था कि बर्फबारी और बारिशें होंगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। इन सब के बीच में एक सर्वे का भी आगाज़ हुआ, मरदमशुमारी की जा रही है, जिसका आगाज़ हो चुका है और कहा जा रहा है कि मार्च में मज़ीद इस पर काम होगा, पेशरफ्त हो रही। और ये जो मशक शुरू हुई है, इस पर सवालात भी साथ साथ उठे हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं कि सरमा के आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ हिस्सों से, बिलखुसूस साउथ एशिया के मुतअद्दिद इलाकों से परिंदों का आबी पनागाहों पर जमा होना, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और गर्मियों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला ख़त्म भी होता है। लेकिन जहाँ पर 25 कश्मीर की, वादी कश्मीर की जो 25 आबी पनागाहें हैं या आबगाहें कह लीजिए, मार्च में मरदमशुमारी करने की तैयारी है, जो मशक एक शुरू की गई है। इतलात यह हैं कि 24 घंटों के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर इन 25 में से जो सर्वे का आगाज़ किया गया था वो मुकम्मल किया गया। लेकिन जब वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से यह मरदमशुमारी हुई तो टाइमिंग पर भी सवालात उठे। अवामी हलकों में ये पूछा जा रहा है कि शायद ये भी गैर संजीदगी है, बाद में इस पर सवालात उठेंगे कि क्या ये पॉसिबल है महज 24 से 36 या 48 घंटों में आप लाखों परिंदों का सर्वे कर लें, जबकि मुल्क के अंदर या मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इसी तरह के सर्वे माजी में भी होते रहे, लेकिन कम से कम 5 से 8 और 10-10 बरस लगते रहे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का महकमा वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से आज यानी 19 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर एशियन आबी परिंदों की मरदमशुमारी 2025 का इनेकाद करने के लिए तैयार हो रहा है। और ये सालाना इकदाम कश्मीर में आने वाली, हिजरत करने वाले जो परिंदे हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनकी आबादी कितनी है इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। ये आबगाहों के आसपास रहते हैं, माहौलियाती निज़ाम को बेहतर रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वक्त इसमें जिस हिसाब से लिया जाता है, कम वक्त के अंदर आदाद शुमार फिर पेश कर दिए जाते हैं। ज़रा इस चीज़ को भी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, 2 चीज़ें बताइएगा। एक तो ये कि इस मशक का आगाज़ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, आबी परिंदों की मरदमशुमारी से पता चलेगा कि असल तादाद क्या है या आबादी कितनी है। लेकिन दूसरी तरफ टाइमिंग पर भी सवाल है कि कम वक्त एक बड़ा सर्वे, आदाद शुमार भी पेश करने रिपोर्ट में, इज इट पॉसिबल इतने लिमिटेड टाइम में इस सर्वे को मुकम्मल किया जा सके? आसिफ, जहां तक एशियन वेट वाटर बर्ड्स और सेंसस के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, अक्रॉस 25 वेटलैंड्स को लेकर जिस तरीके से एक सर्वे या कह सकते हैं कि सेंसस हुआ है, इनका मानना, यानी डिपार्टमेंट के एंड से अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले कि सेंसस जो है, एक्सपर्ट्स का मानना है इट्स अ की साइंटिफिक एक्सरसाइज, जिसे तकरीबन 2 या 3 साल लगते हैं। एक्सरसाइज के साथ अगर देखा जाए तो नॉट लेस देन 10 to 12 लाख बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, खास तौर पर कश्मीर वेटलैंड्स को लेकर। फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड अगर मैं वाइल्ड लाइफ को लेकर, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर बात करूं, उनका मानना है कि ये कल हुआ, जबकि हमने एशियन वाटर बर्ड सेंसस के हवाले से जिस तरीके से कल सर्वे हुआ या प्रोग्राम हुआ, तो वो बता रहे हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ जो कश्मीर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो इकोलॉजिकल हेल्थ के साथ या इंडिया वेटलैंड वाइटल हैबिटेट्स के साथ जुड़ते हैं, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है कल कंडक्ट किया गया है इम्फा में 18 फरवरी को, जिसमें
वॉलंटियर्स के साथ साथ कई सारी चीजें, यानी ट्रेनिंग के मामला, बर्ड आइडेंटिफिकेशन, या कह सकते हैं प्रॉपर एस्टिमेशन या डेटा कलेक्शन, जो मेथड्स वगैरह रहते हैं, ये सेशन वहां पे हुआ है। और इस सेशन के साथ साथ कॉस्ट के कुछ माहिर साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद रहे जिन्होंने वहां पार्टिसिपेट किया। न बल्कि साइंटिस्ट बल्कि स्टूडेंट्स वेरियस कॉलेजेस से लेकर या प्रोमिनेंट एनजीओ के जो मेंबर्स है इस बीच वहां पर मौजूद रहे। एडिशनली ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट टेरिटोरियल डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान, प्रोटेक्शन फोर्स, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एंड वुलर के डिपार्टमेंट के लोग, बर्ड वॉचर्स ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से एक सफिशिएंट वाटर लेवल वेटलैंड्स में होनी चाहिए, डिपार्टमेंट का यह मानना कि कंस्ट्रक्शंस को रोका गया, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि मोस्टली वेटलैंड का जो करंटली सफिशिएंट जो चाहिए होता था वो मिला। और उस बीच हमने सर्वे किया है होकर सर के एरिया को लेकर, जहां पर ये सारी चीजें दिक्कतें पहले आती थी अब नहीं है। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से सुटेबल वाटर एक माइग्रेटरी बर्ड्स को होना चाहिए सफिशिएंट टाइम के लिए, वो भी उनका मानना है कि वो अवेलेबल है। दूसरे साइड से अगर आप एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 को लेकर मैं बात करूं, जिसमें आप 25 वेटलैंड्स को लेकर बात कर रहे हैं, इनका मानना है कि इसमें 4 साइट्स और भी ऐसी कवर की गई है जिसमें होकरसर, हाईगाम, शालबुग या वोलुर लेक के हवाले से बात की है। टीम्स एंड एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो वॉलंटियर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है बर्ड स्पीशीज को लेकर, जो काउंट किए जाते हैं, पॉपुलेशन काउंट किया जाता है या डॉक्यूमेंट बिहेवियर जो पैटर्न रहता है, उनका मानना है कि एक एक्यूरेट डेटा जनरेट किया गया है जिससे एक आने वाले टाइम में इरफान, अब इंस्ट्रूमेंटली ठीक है, ये मश्क जब कंप्लीट होगी तकरीबन कितना वक्त लगेगा? एक बात, फिर रिपोर्ट तैयार करनी होती है, एग्जैक्ट नंबर्स भी रखने होते हैं, कम वक्त लिया जाता है, ज्यादा आदादोशुमार होते हैं, उस हिसाब से भी एक बर्डन रहता है। कब तक ये एक्सपेक्ट करें कि जब ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा? कहा जा रहा है कि मार्च के मिड तक भी ये जाएगा, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स और बाकी सारी चीजें हकाइक पर मबनी रिपोर्ट सामने आएंगी। क्या इदारे की जानिब से, मुतलकीन की जानिब से इस पर कोई तस्दीक की गई? देखिए, it is very as per the situation is concerned, it's very different impact. You cannot judge even a one day, one census, one program. जी। It takes longer time and it takes huge time to at least evaluate things. क्योंकि आप एक रिकॉर्ड को जनरेट कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, और इतने बड़े वेटलैंड की आप बात कर रहे हैं। अगर आप सेंसस प्रोग्राम की बात करेंगे, इट टेक्स इयर्स। आप एक दिन में इस रिकॉर्ड को खंगाल नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल पार्ट, वहां पर ये सारी चीजें इंपैक्ट तभी करती है जो कि कंजर्वेशन पॉलिसीज के साथ वेटलैंड मैनेजमेंट में जुड़ी होती है। अब माहिरीन का मानना है कि शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, इट इज आउट ऑफ माई बॉक्स एज वेल। मेरे दिमाग से भी ये चीज बाहर है कि आपने कितनी बड़ी टीम इसमें रखी है, कितना डेटा आपने चलिए, जनरेट बहुत किया है। शुक्रिया जी इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको खबर बताएंगे कि हुकूमत करेगी कार्रवाई स्कूलों के खिलाफ। अब ये किन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी, एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लद्दाख के लिए भी एक अच्छी खबर है और शहरी श्रीनगर के अंदर ग्रीन कवर को बढ़ाने की बात हो रही है। बड़ी खबर के साथ आएंगे आपके सामने। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर मुश्तमिल अहम बड़ी खबरें।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। और सलाम जेके में ज़रा आप बात करते हैं उन तलबा की जिन्हें आप एसटी तलबा कहते हैं, और हुकूमती इदारों की तरफ से उन्हें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाती है, लेकिन कई स्कूलों की तरफ से अभी तक भी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं की गई है, जिसके बाद हुकूमती इदारों ने बाज़ाब्ता तौर पर तंबिया नोट तो जारी कर ही दिया है, लेकिन इशारा यह भी दिया गया है कि अब आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई होगी। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक एसटी स्टूडेंट्स यानी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, उस पर स्कॉलरशिप के एहतमाम से उन्हें पैसा मिलता है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, लेकिन तमाम स्कूलों को उस ऑनलाइन पोर्टल पर उनकी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाना होता है। इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक 33 सरकारी और गैर सरकारी स्कूल ऐसे हैं ज़िला रजौरी के अंदर जिन्होंने एसटी तलबा की ये कार्रवाई जो थी, लाजमी कार्रवाई जो थी वो नहीं की है, जिसके बाद मामला सामने आने के बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कार्रवाई करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। शोकाज नोटिस 33 स्कूलों के खिलाफ जिला रजौरी के अंदर कर दिया गया है और यह बता दिया गया है कि बताएं कि आखिर क्या वजह है कि इन बच्चों को 33 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अंदर जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कूलों को लाजमी उनकी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाना था और उनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स को वेरीफाई करना था, उसे लैतुलैल से क्यों काम लिया गया है। अगरचे 15 फरवरी लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन की और चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने तमाम लोगों को यह नोटिस दिया था कि 5 फरवरी 2025 को ही कि यह काम मुकम्मल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 33 के करीब ऐसे स्कूल हैं ज़िले भर के अंदर जहां पर अभी तक इत्तला यह है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं हुआ था, जिसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अब क्लोज हो गया है और लास्ट डेट भी चली गई है और इन बच्चों का अब शायद ये पैसा नहीं मिलेगा। और अब जाकर जब यह मामला सामने आया, बच्चों ने आवाज़ उठाई तो हुकूमत की नींद टूटी और अब जाकर सीईओ साहब ने 33 स्कूलों के लिए वजह बताओ नोटिस जारी कर दी है। इतला जिला रजौरी से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर तलबा जो एहतिजाज पर थे उनका एहतिजाज बरहक साबित हुआ और 33 स्कूलों पर कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बात रजौरी की हो रही थी, जम्मू कश्मीर की हो रही थी, लेकिन ज़रा जम्मू कश्मीर की सरहदों के पार भी चलते हैं और बात लद्दाख की करते हैं, जहां पर पहले चीफ सेक्रेटरी का बाज़ाब्ता तौर पर तायुन कर दिया गया है और वजारत दाखिला की तरफ से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए पवन कोतवाल को जहां पहले ही नॉमिनेट किया था कि वो बहशती चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। इतलात और ख़बर यह है कि कल बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और डॉक्टर पवन कोतवाल इस तरीके से जो अभी तक एक एडवाइज़र की हैसियत से लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के पास मौजूद थे, अब बहशती पहले चीफ सेक्रेटरी के तौर पर लद्दाख के अंदर काम करेंगे। वजारत दाखिला ने रिडिजिग्नेट किया जी LG का जो एडवाइजरी पोस्ट है उसे अब बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया है और 1994 अगमुट काडर के ये पवन कोतवाल साहब अफसर हैं और जम्मू कश्मीर की से जब आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के अंदर, मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। 5 अगस्त सन 2019 के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बहशती एडवाइज़र तैनात कर दिया गया, सीनियर IAS अफसर हैं और अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पहले चीफ सेक्रेटरी भी नामजद कर दिए गए हैं और यह साफ कर दिया गया कि जितनी भी खत किताबत चीफ सेक्रेटरी के साथ होती थी, ये एडवाइज़र के साथ होती थी, वो अब बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के नाम पर की जाएगी और ये माना जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी का इंतखाब होने से अब मज़ीद मामला भी तय लद्दाख के अंदर होंगे। याद रखिएगा कई अहम हसास पोस्टों पर जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर रह चुके हैं बहशती सूबाई कमिश्नर जम्मू, बहशती डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ अजला के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट में अपना काम दे चुके हैं और उसके साथ साथ कमिश्नर सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के ओहदे पर भी रह चुके हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के ओहदे पर रह चुके हैं और फाइनली चीफ सेक्रेटरी नामजद कर दिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर पवन कोतवाल जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है वो पहले चीफ सेक्रेटरी नामजद हुए हैं और दाखिला वजारत ने ऑर्डर रात देर गए जारी कर दिए हैं।
लद्दाख की बात हो रही है तो लद्दाख में एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया, एक हादसा हुआ है। जरा उस खबर पर चलते हैं। और फौज के 2 अफसरान की जान चली गई है। इस अफसोसनाक वाकये की तस्दीक लद्दाख के अंदर इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कंसर्न यूनिट ने भी कर दी है। और एक वाटर टैंक ब्लास्ट होने से, धमाके से 2 JCO जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स थे, उनकी जान चली गई है। लद्दाख में इस बात की तस्दीक हुई कि ड्यूटी के दौरान अपनी जानें कुर्बान करने वाले 2 बहादुरों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। फौज के मुताबिक सूबेदार संतोष कुमार और नायब सूबेदार सुनील कुमार जनूबी लद्दाख में लेह से 150 किलोमीटर दूर न्यूमा के इलाके में एक कैंप में पानी के टैंक फटने से अपनी जान गंवा बैठे। और फौज के बयान के मुताबिक इतवार को यह वाकया पेश आया। पुलिस तफ्तीश कर रही है। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सचिंद्र कुमार ने संतोष कुमार और सुनील कुमार को खराज अकीदत भी पेश किया है। फायर एंड फ्यूरी कोर ने 2 JCOs की तस्वीरें भी शेयर की हैं और लिखा कि JCOs फायर एंड फ्यूरी कोर और तमाम रैंक सूबेदार संतोष कुमार और नायब सूबेदार सुनील कुमार को सलाम पेश करते, जिनने 16 फरवरी को लद्दाख में ड्यूटी के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी दी और गम की इस घड़ी में सोगवार खानदानों से गहरी ताजियत पेश की। दोनों की तस्वीरें आपके सामने, सूबेदार संतोष कुमार और नायब सूबेदार जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। संतोष कुमार के साथ उनके साथी सुनील कुमार जनूबी लद्दाख के न्यूमा जिले के अंदर तैनात थे जिस दौरान यह हादसा पेश आया, जिसकी तस्दीक खुद मकामी इंतजामिया और बाद में पुलिस की फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की जानिब से भी कर दी गई है। अब जरा वापस लद्दाख से जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बिलखुसूस श्रीनगर के अंदर एक और बड़े मंसूबे के तहत काम होने वाला है। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जहां पर जिन्हें बाद में अवार्ड्स भी मिलते हैं साल के आखिर में जाकर कि सबसे पाक शहर सफाई के हिसाब से कौन सा है, जहां पर इंतजामिया ने काम अच्छा किया हो, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए हों, शजरकारी मुहिम कामयाब करार दी जा रही हो, ऐसा ही एक मंसूबा वादी कश्मीर में शहर श्रीनगर में लाया जा रहा है। और इस ग्रीन मंसूबे के तहत या इस ग्रीन सिटी मंसूबे के तहत इतलात के मुताबिक शहर श्रीनगर में तकरीबन 55,000 से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे और इसमें बड़ी जिम्मेदारी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की होगी, जो 3 दर्जन के करीब वार्ड्स हैं जहां पर इस मंसूबे के तहत काम होगा। अगले 1 से 1.5 बरस के अरसे के दौरान शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर SMC पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो न सिर्फ ग्रीन कवर को यकीनी बनाए, यानी शजरकारी मुहिम को यकीनी बनाए, पेड़ पौधे लगाए, बल्कि ये मकसद इसलिए भी है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहाँ आबादी का तनासुब भी बड़ा है और माजी में भी इस तरह के प्रोग्राम्स चलते रहे, लेकिन बार बार हम आपको बता रहे हैं कभी फ़िज़ाई आलूदगी, कभी माहौलियात के हवाले से नुकसान, जम्मू कश्मीर भी ऐसे सूरत हाल से गुजर रहा है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर उन एरियाज़ के अंदर शहर में जहाँ पर असर नौ तामीर की ज़रूरत फाउंटेन्स की भी है, एक उस पर इतलात है कि तवज्जो दी जाएगी। और जो मुसलसल शहरी इलाके आबादी बढ़ रही है, माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा गाँव देहात से शहरों की तरफ हो रही है, लैंडस्केप पूरी तरीके से तब्दील हो रहा है, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस मंसूबे की काफ़ी अहमियत करार दी जा रही है। श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा इमरान नाइकू भी ज्वाइन किए हैं। इमरान, मंसूबे के हवाले से ज़रा मज़ीद बताइएगा कि इंतज़ामी सतह पर ये जो कहा जा रहा है 1 साल के अंदर क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या ये मशक शुरू कर दी गई है? 55,000 पौधे लगाने हैं अब से शुरू या फिर शुरू की गई है? देखिए, पहली बात यह है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो पॉसिबल ना हो। तो 55,000 पौधों को लगाना ये कोई बहुत बड़ा इक़दाम भी नहीं है और ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है सरकार के पास, खासकर जब हम बात करते हैं, चूँकि ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट है और श्रीनगर शहर को ग्रीनरी बनाना और इसके लिए 55,000 से ज़ायद पौधे लगाना ये कॉरपोरेशन का या फिर गवर्नमेंट का मंसूबा है, ताकि शहर में ये जो आलूदगी बढ़ रही है, पोल्यूशन ज़्यादा है खासकर व्हीकल्स की वजह से, तो इस पे हम कंट्रोल पा सके। और इसके लिए ये भी हमारे पास इत्तलात है कि 1,000 से 10,000 ये जो गिंगो बिलबू जो है, जो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिका में पाए या चाइना में पाया जाने वाला जो पौधा है, वो भी श्रीनगर शहर में जो है उसकी भी प्लांटेशन होने जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के तहत ये भी कहा जा रहा है कि शहर में जो फाउंटेन्स है उनको भी रेस्टोर किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा
उन फाउंटेन्स की बात करते हैं जो ऑलरेडी शहर में एस्टैब्लिश किए गए, जिन पे 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च किए गए। एक कारानगर में है, दूसरा कारानगर के बिल्कुल जो जियारत है SMH हॉस्पिटल के बिहाइंड वहाँ पे है। बाप डैम चलिए तो बाप डैम में आपने बहुत सारे जो फाउंटेन्स लगाए हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, तो वो सारे खस्ताहाली का शिकार है। और इसी तरह से शहर के दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल है। संगरमाल के पास बिल्कुल एक 10 से 15 लाख रुपए से तामीर किया जाने वाला जो फाउंटेन है, तो उस वक्त भी ये दावा था कि इससे शहर की ब्यूटिफिकेशन में एनहांस होगा, इजाफा होगा और ये एक अलग शहर को खूबसूरती जो है वो फराहम करेगा। लेकिन प्रोजेक्ट्स तो बनते हैं और ये एक्सपेरिमेंट है, मुझे लगता है ये कश्मीर या शहर श्रीनगर सरकारी अफसरान के लिए पैसा कमाने का, प्रोजेक्ट्स और टेंडरिंग निकालने का। और ये हम इसके साथ अच्छा, इसमें मैं अभी ये देख रहा था कि कहा जा रहा है कि जनाब टेंडरिंग प्रोसेस में है ये पूरा मामला कि हमने पेड़ लाने हैं, टेंडर किया है, उसके बाद स्टेक होल्डर से बैठकर इसको लगाया जाएगा। अच्छी बात है, आप ग्रीन जोन्स बनाइएगा, बहुत अच्छी बात है, खुशामदीद है इस चीज़ के लिए। लेकिन जब ऑलरेडी हमारे पास एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है जिसे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट कह रहे हैं, जिनका काम ही शायद यही है कि वो नर्सरियों को डेवलप करें और इस तरीके का जब भी इनिशिएटिव हो, हम देखते हैं कि 31 मार्च के महीने में अक्सर जगहों पर पौधे लगाए जाते हैं, तो सोशल फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही जो वो खिदमत लिए जाते हैं। यहाँ पर ये जो टेंडरिंग प्रोसेस की बात हो रही है, क्या हम ये माने कि ये थर्ड पार्टी को टेंडर जाएगा जो ये पौधे बाहर से लाएगा, उसके बाद वो लगाए जाएंगे और उनकी क्रेडिबिलिटी, उसकी देखभाल और क्या कुछ होगा उसके पीछे, कौन जिम्मेदार रहेगा इनका कि वो लगाए हमने और वो चलेंगे, उसकी एथेंटिसिटी होगी, साइंटिफिक क्लियरेंस है उन चीज़ों की, क्या उसमें कोई बात हुई है क्लियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से? देखिए, पहली बात यह कि जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक डोमेन है, उनके पास एक मैंडेट है कि वो शहर की ब्यूटिफिकेशन में प्लांटेशन कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। और उसके लिए वो उनको किस तरह से, ये पहली बार हम नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी लास्ट ईयर भी हमने देखा। और जब माई टाउन माई प्राइड का यहाँ पे इनिशिएटिव सरकार ने 2021-20 में उठाया था, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि माई टाउन माई प्राइड में सवालात भी उठे थे और उसके बाद सरकार ने, खासकर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पौधे भी लगाए थे। तो ये एक मैंडेट है इनके पास। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने कहा कि जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो बेसिक मैंडेट उन्हीं का है शहर में प्लांटेशन करना, पौधे लगाना। यकीनी तौर पर इसमें वो चीज़ उन पे सवालात खड़े हो जाते। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि एक बहुत बड़ा रकम इसमें लगेगा, लाखों का पैसा इस पे खर्च हो जाएगा और मकसद यह है कि शहर की जो ब्यूटी है, शहर को आलूदगी से बचाना है और शहर को खूबसूरत बनाना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यही सरकारी जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, ये जो पॉलिसी मेकर्स है, ये जो लॉ मेकर्स है, हमारा इनसे सिर्फ सवाल यह है कि हमारे शहर का जो डल लेक है वो खत्म हो रहा है, तबाही के दाहने पर है। हमारे शहर में डल लेक तबाही के दाने पर है, गैर कानूनी तजावजात उस पर खड़ी है और उन्हें इजाजत कौन देता है? आप लोग देते हैं। हमारा बाप डैम, हमारा तारीखी जो है वाटर बॉडी है, वो तबाह हुई है, वहाँ गंदगी है, उसको गंदगी के ढेर में तब्दील किया गया। वहाँ इजाज़त कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड कि आप प्लांटेशन करें और ये लाउडा हो, जिसे हम LCMA कहते हैं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, हमारा इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, PHE हो, JKPCC हो, या भी जितने भी महकमे या मुतल्लिका इदारे हैं, श्रीनगर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब पहले आंखें खोले और देखें हमारा शहर तबाह हो रहा है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें साफ तो ये हो रहा है कि इंटरल कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए था वो है नहीं, और ये मैनी किरण रिजिजू साहब ने भी कहा कि ये इंटर कोऑर्डिनेशन हमारी है नहीं यहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, हम ग्रीन जोन्स बना रहे हैं। कोहिमारान पर आज तक कई बार इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया और शायद ही कोई तब्दीली वहाँ देखने को मिली। फिर शंकराचार्य पहाड़ी को हम देखें तो शायद ही कोई तब्दीली वहाँ पर देखी गई। फिर हम आगे चलें तो फिर सूरत हाल सबके सामने, जम्मू कश्मीर के लोग ये जान ही लेते हैं। फिर जम्मू जोन में आए तो सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है ग्रीन जोन के हवाले से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम ये तमाम प्रोजेक्ट्स को हाथ में ले रहे हैं और शहर को जाज़बे नज़र खूबसूरत बनाने की बातें हो रही है, तो अकाउंटेबिलिटी का उनसर कहीं पर भी नहीं है। तो सवाल क्या इसलिए फिर ज़्यादा उठ रहे हैं?
चलिए, राब्ता कट हो गया जी। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि 55,000 पौधे लगाए जाएंगे 35 वार्ड्स के अंदर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रीन जोन, ग्रीन कवर को बढ़ाने की बात हो रही है। एक अच्छा कदम है, लेकिन इस कदम पर एहतिसाब भी होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करना होगा, वरना बाबा डैम को भी जाज़बे नज़र और खूबसूरत बनाने के लिए करोड़ों रुपया फूका गया। लेकिन सूरत हाल क्या है, ज़रा एक बार अफसर साहिबान निकल कर देखें, और मज़कूरा मेंबर असेंबली साहब भी ज़रा रोज़ चलते हैं, ज़रा फैसला करें कि जो पैसा उन्होंने माजी में यहाँ पर खर्चा, क्या वो सही तरीके से कहीं दिख रहा है। जो आपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश की कि ये जी अब तिजारत के हब बनेंगे, वो पॉइंट्स तो मंशियात के हब बने हैं, ये सबके सामने है। ज़रूरत है कि हम खुद भी जायज़ा लें और अकाउंटेबल बनाएं, अपने निज़ाम को भी आवाज़ उठाएं, सही तरीके से आवाज़ उठाएं, कानून के दायरे में रहकर आवाज़ उठाएं। लेकिन ज़रा बात शहर की हो रही है, तो शहर श्रीनगर के लोग ज़रा बाखबर हो जाए। 2 दिन तक अब आपको पानी नहीं मिलेगा, 30 घंटे पानी की किल्लत शहर के अंदर रहेगी। और इस बात की तस्दीक खुद वाटर वर्क्स महकमे के जिम्मेदारों की तरफ से कर दिया गया है। शहर श्रीनगर के अंदर 30 घंटे तक पानी बंद रहेगा, शट डाउन रहेगा पानी का। और ये 30 घंटे जो है 22 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, 23 फरवरी शाम देर गए तक रहेंगे। यानी 22 और 23 तारीख को आपके पास, आपके घरों में, आपके नलों में पानी नहीं आएगा और 30 घंटे तक यह सिलसिला चलेगा। महकमा की तरफ से यह बात कही गई है कि जनाब जरूरी मरम्मत करना है वाटर कैनाल के अंदर, इसलिए सूरत हाल को देखते हुए पानी को बंद करना है। और जब आप देखेंगे तो 70 के करीब ऐसे इलाका जात है शहर श्रीनगर के जहां पर 22 और 23 फरवरी को मुकम्मल तौर पर पानी बंद रहेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्क्स डिवीजन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कहा गया कि ये अर्जेंट पब्लिक नोटिस है, जिसमें 30 घंटों के लिए पानी को रोक दिया जाएगा। और पानी कहाँ रोका जाएगा? सिंध पावर कनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए, ओल्ड गांधरबल के लिए। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मरम्मत को करना है। और डिपार्टमेंटल जो सिविल इन्वेस्टिगेशन और डिज़ाइन विंग है जेके पीडीसीएल का, उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया कि हमने मरम्मत करनी है, इसलिए हमने पानी को 22 और 23 तारीख को रोकना पड़ेगा। और जब ये रोकना पड़ेगा 22 और 23 तारीख को, तो जो रॉ वाटर और सप्लाई वाटर मिलता था ट्रीटमेंट प्लांट निशात से, आलस्टेंग से, रंगिल से, वो मुसलसल बंद रहेगा। और शहरी श्रीनगर के जो इलाका जात इसके दायरे में आएंगे तो जकूरा के लोग, गुलाबाग, आलस्टेंग, शुहामा, हाडूरा, छतरहामा, कलमुला, हब्बक, नसीमबाग, बुसरबाग, मलबाग, पांदच, बसपोरा, सौरा, आंचार, बोहलचीपोरा, जोनीमर, नौशहरा, बागेली मरदाखा, जडीबल, हवल, अलमगरी बाजार, रजौरी कदल, नालेमार रोड, नवा कदल, बोहरी कदल, नौहटा, लाल बाजार, हजरत बल, सदर बल, निगीन, सदा कदल, रैनावारी, खानियार, खयाम, नावपोरा, डलगेट, कोहनखन, गगरीबल, नेहरू पार्क और डल लेक का पूरा एरिया, ब्रेन, गुपकार और सनवार का पूरा इलाका, इंदिरानगर, शिवपोरा और बटवारा का पूरा इलाका, पांद्रेठन और लाल चौक, कोट रोड, रेजिडेंसी रोड, एमए रोड, बिशंबर नगर, बाबा डैम, फतेह कदल, बरबरशाह का सारा इलाका, फतेह कदल के साथ साथ हब्बा कदल और गांव कदल के अंदर भी पानी 2 दिन बंद रहेगा। शहीदगंज, करानगर, काकसराय, छताबल और कावडारा ईदगाह, महाराजगंज, जैना कदल, सैदापोरा, बिमना, फिरदौसाबाद, बटमालू का अक्सर इलाका, कमरवारी सारा, जैनाकूट, नूराबाद, उमराबाद और आसपास के इलाकों के अंदर जल शक्ति महकमे की तरफ से पानी 2 दिन के लिए बंद रहने का ऑर्डर जारी कर दिया है। और कहा गया कि जरूरी मरम्मत जी कैनाल के अंदर करनी है, जिसके बाद ये सिलसिला चलेगा। लेकिन याद रखिएगा, नंबरात दिए गए हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जनाब टैंकरों से आपके पास आएगी, तो कंट्रोल रूम में आप कॉल कर सकते हैं। और कंट्रोल रूम के लिए जो लैंडलाइंस है वो हमारी सोशल मीडिया पर आप जरूर आकर देखिएगा। लेकिन व्हाट्सएप नंबर है 9419413914 नंबर है व्हाट्सएप का, जहां पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। तो लगभग पूरा शहर
2 दिन हाहाकारी में बीतेगा क्योंकि पानी नहीं होगा और सरकारी तौर पर 30 घंटे पानी की किल्लत रहेगी, इसका ऐलान कर दिया गया है। चलिए, आप लोग कॉल करना शुरू करें, आप लोगों की बात भी सुननी है। मजीद इलाकों से आप अपनी बात पहुंचाइएगा कंसर्न लोगों तक, एमएलएज तक, अफसरान तक। इसके लिए हमारी लाइंस थोड़ी देर में ओपन हो रही हैं, तब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी। और बात जरा करते हैं ज़ाफ़रान की काश्त की। पैदावार में कमी मुसलसल हुई है, इस बात की तस्दीक आदादोशुमार कर रहे हैं, या चूंकि खिता चिनाब में भी सबकी नज़रें इस बात पे कि ज़ाफ़रान की काश्त होती है मगर फ़ायदा कम क्यों? तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक मंसूबा जो सरकार ने या मुतलकीन ने हाथ में लिया था वो था एक पार्क जो यहाँ ज़ाफ़रान पार्क या सेफ्रॉन पार्क के नाम से भी जाना था, वो आज तक नहीं बन सका। महकमा ज़राअत पर बड़ी जिम्मेदारी थी, डीपीआर तैयार करने का दावा किया गया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 2023-24 खुद ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि ज़ाफ़रान की पैदावार में जो फिस्कल ईयर था, माली साल के दौरान कमी देखी गई है। और इन सब के बीच में जो सेफ्रॉन पार्क किश्तवाड़ में बनना था वो एक तवील अरसा गुजरने के बाद, काफ़ी समय बीत जाने के बाद आज तक वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, क्या इसके कारण है, क्या वजूहात है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया, सपने दिखाए गए, लेकिन 2025 फरवरी का महीना भी ख़त्म हो रहा है, वो किश्तवाड़ के अंदर जो पार्क अनाउंस हुई थी वो बन ही नहीं सकी? जी बिल्कुल, देखिए पूरे जम्मू प्रांत में किश्तवाड़ जिले में जो है वो कुछ हिस्सों में केसर जो है वो उगाया जाता है। और जिस प्रकार से यानी कि इस चालू वित्त वर्ष की बात करें तो 2024-2025 में इस केसर के उत्पादन में काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। देखिए, जहां पर हर साल जो है वो 8 से 9 क्विंटल की उत्पादन केसर की होती है और इस साल जो है वो केवल और केवल जो है वो 3 क्विंटल इसका उत्पादन हुआ है, तो काफी गिरावट जो है वो इसमें देखने को मिली है। देखिए, जिस प्रकार से यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा जो है वो कहा गया था, उन्होंने शेर कश्मीर में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जो किश्तवाड़ जिला है वहां पर केसर का जो पार्क है वो वहां पर बनाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि वहां पर जो है वो टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग लैब, एक्सपर्ट बेस्ड एक्टिविटीज होंगी। साथ ही साथ ई कॉशन फैसिलिटी सेंटर वहां पर जो है वो बनाया जाएगा और जो सैफरन प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करके जो है वो नेशनल सैफरन मिशन के तहत जो है वो डेवलप किया जाएगा। लेकिन हाफ डिकेड हो चुका है, अभी तक वहां पर जो केसर के पार्क बनाने की बात कही गई थी अभी तक वो नहीं बना है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर कारण की मैं बात करूं तो कारण जो सामने आ रही है कि कुछ जिस प्रकार से पक्ष ऐसे हैं जो कि इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे, उनकी कमी नजर आ रही है। जो सोर्सेज कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें है। देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है उन्होंने टेकन अप कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने ये कहा कि डीपीआर जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो करीबन जो है वो 13 करोड़ की लागत से जो है वो तैयार की गई है। ये भी बात सामने आई है कि डीपीआर बनाने में भी एक समय लगा है और इस समय में जो पैसे की बात कही गई थी उसमें भी वृद्धि हुई है। अगर ये डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो समय पर तैयार की होती तो कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश सरकार से जो पैसा आना था वो पैसा जो है वो आ जाता और काम की शुरुआत होती। देखिए, अगर यहाँ पर पार्क बन जाती है, केसर पार्क यहाँ पे बन जाती है, तो जो इस समय आप देखेंगे जो संख्या है लोगों की, यानी कि जो काम कर रहे हैं, करीबन 5000 के करीब लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो उस संख्या में भी वृद्धि होगी। अभी तक वो संख्या भी नहीं बढ़ाई गई है और किसानों को विभिन्न तरीकों से जो है वो यानी कि उनमें जो है उनको लाभ मिलेगा, विभिन्न तरीके से वो काम कर पाएंगे। तो अभी तक जो समय की अगर मैं बात करूं तो कोई भी समय नहीं दिया गया है कि कब काम शुरू होगा, कब जो है वो वहां पर पार्क, केसर पार्क जो है वो बनाई जाएगी। क्योंकि कारण जो यहाँ पर रुकावट आ रही है वो रुकावट ये है कि जो पक्ष है, इन्वॉल्वमेंट जो है वो कमी उसमें जो है वो नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पैदावार में कमी आई है केसर कश्मीर में भी, और जो नया सर्च किया गया था कि हम जी और भी इलाकों के अंदर केसर को लगाएंगे, वहाँ पर भी सूरत हाल यही है। और इतलात और ख़बर ये है कि सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट है। वक्त हो गया जी आपकी फ़ोन कॉल्स का, 8 से 9 मिनट का वक्त हमारे पास है, 10 मिनट का वक्त है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेंगे। लेकिन अब आपकी और हमारी जो गुफ्तगू होगी ना, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने टीवी की आवाज़ को बंद करना है, नेटवर्क एरिया में रहना है और अपना नाम, इलाके का नाम बताइएगा और फिर ही अपने मसले की गुफ्तगू का आगाज भी कीजिएगा। पहले कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जनाब श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर अमिस वन सैनिटेशन वर्करन क्या तनख्वाह बंद, आज गो 19 तारीख। अहन
आज गो 19 तारीख प्राइवेट गाड़ी छे पकान डिपर विपर तिमन छु मालन वाल असल पकान तिमन कबर तिम पोस यवा पन्ने गाड़ी छे बिहित पन्ने ड्राइवर छे बिहित प्राइवेट गाड़ी छु नतीज नेरा आज गस नुकसान आ डिबा आज क्या गस 19 तारीख छ अल्लाह ताला को चुन मंज तनखी कम से कम अफसरन बना दक्षिण खोवर चाय गवा सैनिटेशन वर्करन का बना स्कूल दी मेहरबानी कर क्या प्रॉब्लम खुदा के लिए रुक जाओ। तनख्वाह का मामला है, कह रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी अभी भी तनख्वाहों से महरूम है। उम्मीद है कि हुकूमती इदारे ज़रा इसकी ओर तवज्जो दे और ये जो छोटे मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहों पे ही सारा घर चलता है उन्हें वक्त पर तनख्वाह मिले, इसकी ज़रा तकदो और कोशिशें भी की जाएँ। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नूर मोहम्मद भट्ट कोंड जहांगीर ब्लॉक नाइट कई डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा पे अर्ज करान। जी नूर मोहम्मद से वनी वस सर अशु 2014 मज हस्पताल बिल्डिंग कर्म थंग बुनियाद गमत आज गई बराबर 9 वरी वन गई कंप्लीट कह गो अख अर्ज दोम अर्ज तुम जनाब अली शान अशु गनिक लजन आमुत इनर लिंक्स अत 10 करोड़ रुपये आमत हजरत ये ड्रेनेज सिस्टम तथ ठेकेदारन कोर बराबर आज गोस 3 वरी चलान वो मकल तमिस टाइम सह ड्रेनेज सिस्टम थोन इथे कन बे थोन तकरीबन 2-3 किलोमीटर यस मैगडम कर मे गुजारिश ये कि आला हुकामन सान तमन गई सारी गई डी सी साहब गई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एस गई मगर कह अत आय न मतलब सुनवाई कर मे अपील की तुंद वसादत कि अमन कर दो तो ये सठा शुक्रिया हज गोंडी जहांगीर पर कॉल करने बाबत। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो नाम बताइएगा कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी नाम बताएं कहाँ से? अनंतनाग से। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनंतनाग से इस्ताक साहब अहन अच्छा तमो बच्चों दिखमुत एग्जाम मान अगस्त मज लास्ट सेप्टेम्बर मान 10 सेप्टेम्बर लास्ट पेपर इन पहमिंदन बच्चन कस किताब वापस कस 2 किताब वुक तान ना द्राव रिजल्ट कहें रिजल्ट अच्छा कहीं प्राइवेट क्लास से प्राइवेट ना बहमी त्रुहमि पास मतलब 1 पास कर रिजल्ट यमो बोर्ड वालो चूर तम बोर्ड वो बच्चन कर यह खल अकि वो दोम प्रोग्राम वो तिमन मगर वन गसान बेचारन फैसले कस किताब वापस कस 2 किताब वापस टोटल रिजल्ट। सड़ा शुक्रिया कॉल करने सड़ा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत मोहम्मद अमीन त्राल पे जी मोहम्मद अमीन साहब जनाब तुझ वन ये टूरिज्म हसा कोर डेवलप हसा कोर क्या था कोर हु कोर यह कोर मगर अम कोर माहौल वारिया खराबी त्राल हूर तार सर मार सर वो कोलाई वो तत गंद तत लिफाफ तोत लुक स्टोव हेत जिन हेत क्या हेत तम चूल हेत तथा वो मोल लोगमुत कुछ कोलाई वरियस मज नफरा गसान क्या अत मुतलिक दिन ध्यान अगर टूरिज्म बढ़ावा दिन मगर अम टूरिज्म बढ़ाने से गई यरवन नाव इन जायन अगर तुम कलही वो तक कोत गंद वनकन पे अगर तुम तालसर मारसर वो तक लिफाफ गंद खेन चन चीज क्या ज्यादा टूरिज्म बढ़ाव तो मगर जाय सेफ अत पे प्रोग्राम बिल्कुल सही कि सयाहती मकामन पे सेहत सफाई हूं ख्याल आसन स्पेशली पे पान तो सोचुन यम सात कुदरती नजारा वुचने गो यह नार वार जालन तक कम आसन पे वरिस वरियस पढ़ाई पे नार दसान तक लूक मुश्तर कर क्या ख्याल तो बाकी बिल्कुल तुज कत सही इंशाल्लाह मे उम्मीद कि सारी थो अम चीज़ ख्याल कि अगर यम योतन गो थो ोट त्रो तन अगर बत क्यों क्या सह ोटन वालो पानस सो थो ये अतन त्रावान अम से बड़ तबाही तुज कत सही कि यम सूरत हाल वनकस यह पे अथो पैदा कर्म और वन तन चीज़न सुधरान कह। नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी कौन साहब कहाँ से नाम बताइएगा? जनाब शालागाम तक। जी बताएं।
जनाब हेलो वनियो हज वनियो जनाब त्रो वाटर सप्लाई स्कीमो मगर अत लीकेज सरसे AWS वनो खबर अत गई ना कार्रवाई कहें अत लीकेज सरसे 2.5 करोड़ रुपये वाटर सप्लाई स्कीम कत पर कोताम चाहती लीकेज यह से वारियास बंद बंद लीकेज यप सबर सब महला अत लीकेज सरसे मेन पाइप लीक किन अंदर कनेक्शन पर दिवान तिमन लीक कहें कोरुक ना यह मेन पाइप लीक यह पे महलस कुन पाइप गन मेन पाइप ते चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत। एक लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम के। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर आप ठीक है सर? ठीक सर अल्लाह का फजल है जी। जी जी सर अदनान कहाँ से? जी अदनान साहब कहाँ से हैं आप? चलिए लाइन ड्रॉप हुई है। लास्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल गनी बोहरू अर्ज कर जनाब चमल वास्ते। जी अब्दुल गनी साहब बताएं। सर हमारी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पहले भी अर्ज की थी वो इलीगल माइनिंग और स्टोन क्रशर की। किस एरिया तो में? फिर से आपकी वसादत से डीसी साहब रामबन से इस्तजा करते हैं कि वो ये डीएमओ रामबन को भी डायरेक्शन करें कि वो इलीगल माइनिंग बंद करवाई जाए और स्टोन क्रशर तो इलीगल नहीं चल रहा है। यहाँ माहौल बहुत आलूदा हो चुका है, तो इसको बंद करवाने की गुजारिश करते हैं। ये कौन सा एरिया बताया आपने? रामबन? चंबलवास। चमलवास बानहाल तहसील में पड़ता है जनाब। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज चंद कॉलर्स को हमने लिया और बात अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज सबने एक यूनाइटी की यानी सब मुआशरे की है। अगर कहीं पानी की कमी है तो उसने नहीं कहा कि मेरे घर में नहीं, उसने कहा जनाब इलाके में प्रॉब्लम हमारी है, माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। इसके क्या नतीजा हमारे सामने है? जम्मू श्रीनगर सब तबाही के दहाने पर आ चुका है, पानी की किल्लत हर तरफ से है। लेकिन चलते चलते ज़रा आपको ये भी बताते चले कि रात जम्मू कश्मीर में मौसम ने किस तरीके से ली है और किस तरीके से करवट बदली है। श्रीनगर के अंदर रात का दर्जा हरारत थोड़ा सा बेहतर 3.5 डिग्री यानी मनफी ख़त्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गर्माहट दिख रही है। आज दिन में भी गर्मी होगी। काजीगुंड 0.8 डिग्री, कुपवारा 2.3 डिग्री। आज बारिशों का इम्कान है पहाड़ी इलाके के अंदर। पहलगाम 1.7, आज धूप होगी। लेकिन गांधरबल में एक बार फिर आज हल्की से बारिशें होंगी। 2.7 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रह चुका है। बांडीपोरा के अंदर भी आज दर्जा हरारत रात का जो है वो 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज दिन में बारिशों का इम्कान है। बाकी बांडीपोरा 2.6, पुलवामा मनफी 1.0 डिग्री, शोपियां में मनफी 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू चलेंगे तो जम्मू में दर्जा हरारत 9.6 डिग्री, सांबा 5.0 डिग्री रात का दर्जा हरारत। कटरा के अंदर 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रामबन 10.9 और किश्तवाड़ 6.5। आज पूरे दिन लगभग धूप आपको नजर आएगी। उधमपुर की सूरत हाल भी यही है कि 5.9 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत। पुंछ 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज बारिशों का इम्कान है। लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर रात बिल्कुल भी अलग गुजरी है। करगिल के अंदर दर्जा हरारत मनफी 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेह के अंदर मनफी 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। द्रास सबसे सरतरीन इलाका जहां पर दर्जा हरारत को मनफी 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आज दिन में लद्दाख के अंदर बादल हल्के से और धूप भी आपको नजर आएगी। और इस खबर के साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहां पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान को आप देंगे इजाजत। खबरों, तज्ज़ियों, तबसरों के लिए आप बने रहेंगे गुलिस्तान न्यूज के साथ। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार हिंदी में एक और खबरनामा होगा। हमें दे इजाजत। अल्लाह मियां नासिर।